बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 88 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 89 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला किया करें। आइए इस दास्तां का आगाज करते हैं। मामा, अंकल रॉडी, आई हेट यू कहता हुआ रोया और कमरे से निकल गया। आप प्लीज जा सकते हैं मिस्टर जॉन। जॉनी के कमरे से जाते ही मार्गरेट ने मुझसे सर लहजा में कहा। मैं खामोशी से उठ खड़ा हुआ और मार्गरेट से मुतासवाना लहजा में बोला, मुझे अफसोस हुआ ये सब सुनकर। मैं चला जाता हूँ, लेकिन अभी आपके बेटे जॉनी ने जो कुछ कहा इससे मुझे यही अंदाजा होता है कि आप लोगों की किसी के साथ दुश्मनी थी और उसी वजह से आपके शौहर का कत्ल हुआ। मुझे तो हकीकत का इल्म था, मगर मैं अभी इस पर जाहिर होना नहीं चाहता था। इसलिए जॉनी ने जो कुछ कहा था बज़ाहिर में इसी हवाले से बात करने लगा। जो भी कुछ है ये हमारा ज़ाती मामला है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। मार्गरेट बोली। मुझे उसकी हठधर्मी और बेवकूफ़ी पर तैश आ गया, मगर मैं उसे किसी और तरीके से घेरना चाहता था। लेकिन मैडम, यह हमारे इदारे की साख का मसला है, हम इस मामले को पुलिस तक लेकर जाएंगे। अब मैंने देखा मेरी इस बात ने उसके गमनाक चेहरे की तलखी हवा कर डाली। उसकी जगह परेशानी ने ले ली। मुझे अंदाजा था कि अब भी वो खूनी सौदागरों से खौफजदा थी, लेकिन मेरे लिए उलझन ये थी कि आखिर क्यों? क्या उसे अभी तक ये मालूम ही नहीं हो सका कि यहाँ इनके नेटवर्क का कलाकमा किया जा चुका है? क्या अब भी वो इनसे किसी हवाले से राब्ते में थी, या फिर सर्जन अमरनाग ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए इसके शौहर चार्ल्स को हलाक कर डाला था? तो फिर इसके दिलो दिमाग में इंतकाम की आग भड़काने की जरूरत थी, जैसा कि इसके 9 उम्र बेटे जॉनी के दिल में भड़की हुई थी। और मेरी मिन्नत पर उतर आई, देखो प्लीज, हम पर पहले ही गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं अब नहीं चाहती कि जॉनी भी उसकी जद में आए। पुलिस में जाने से कुछ नहीं होगा। तो गोया आप इन लोगों को जानती हैं? मैंने कहा। मेरे जानने से क्या होता है, वो रूखे फीके से लहजे में बोली। क्या तुमने अखबारात में इनके बारे में नहीं पढ़ा, जिन्होंने यहाँ के एक अस्पताल में ये गोरख धंधा शुरू कर रखा था? पढ़ा था, मगर मैं आपकी जुबानी जानना चाहता हूं कि अगर आप इन लोगों में से किसी एक को भी जानती हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करती? पुलिस इनकी बीख को नहीं कर रही है। अब आप मुझे भी इनमें घसीटना चाहते हैं? क्या आप नहीं जानते कि इससे मेरे और जॉनी के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी? अंदाजा है मुझे इस बात का। मैंने इसकी हौसला अफजाई की, फिर पूछा, जॉनी ने अभी आपके किसी मददगार का जिक्र किया था, वह कौन था? मैंने दानिस्ता उससे ये सवाल किया था। जाहिर है वो मैं ही था। मैं पछता रही हूँ उस आदमी को गलत समझकर। जॉनी को भी यही दुख है, मगर रॉडी ने ही यह सारा मामला खराब किया था। बाद में मुझे उस पर शुबा हुआ कि वो भी इनके साथ मिला हुआ था, कि मेरे लिए खौफनाक इंकिशाफ था। और तो फिर आपने इसके खिलाफ पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? इसकी हकीकत खुलते ही मैं इससे भी खौफजदा हो गई थी। आपको कैसे इस पर शक हुआ? मैंने भवें सुकेट कर उससे सवाल किया। वो जैसे एकदम होश में आ गई और उसे एहसास हुआ कि वो कई गैर मुतल्का बातें कर गई है। एकदम मुझसे मुल्तजाना लहजा में बोली, प्लीज मिस्टर जॉन, हमें माफ कर दें और जीने दें। हमें पुलिस के पास ना जाएं, वरना वो हम दुखी माँ बेटे का जीना 2 बार कर देगी। अब ये बताएं, क्या आपने इस हमदर्द को तलाश करने की कोशिश की? मैंने किसी ख्याल के तहत पूछा। अब वो बेचारा जाने कहाँ हो। उसके लहजे में हसरत थी। इसके साथ एक लड़की भी थी। काश मैं उस कमीने रॉडी की बातों में आकर इन्हें धोखा ना देती, उन्हें धुतकारती नहीं। अगर वो आपके सामने आ जाए तो आपका क्या रवैया होगा? मैंने अचानक कहा। व्हाट? उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा। जी, मैं जरा वॉशरूम तक जा सकता हूँ, मैंने उससे कहा। उसने यकटुक मेरी जानिब तकते हुए कोमगो से अंदाज में होले से अपने सर को असबात में जुम्बिश दी थी। थोड़ी देर बाद जब मैं वॉशरूम से अपना रेडीमेड मेकअप साफ करके उसके सामने आया तो मुझे देखते ही उसका मुंह खुले का खुला रह गया। अब वहां जॉनी भी दोबारा आ गया था। वो भी मुझे देखकर हैरत सदा रह गया। फिर खुशी से चिल्लाते हुए मेरी जानिब पड़ा और मुझसे शेक हैंड किया। मैंने प्यार से मुस्कुराकर उसके बालों को सहलाया और उसके साथ सोफे पर बैठ गया। मार्गरेट भी हनूज फटी फटी आंखों से मुझे तकती हुई सोफे पर गिर सी गई। इसके बाद मैंने तफसील से अपने और रूमी के बारे में बताते हुए अब तक के हालात से भी इन दोनों माँ बेटे को आगाह कर दिया। मेरी सुराहत का यह फायदा हुआ कि मार्गरेट को काफी हौसला हुआ। जॉनी भी मुतमईन और खुश नजर आने लगा, बल्कि उसके चेहरे पर एक जोश के आसार भी नजर आ रहे थे। अंकल साहब, मैं भी आपकी साथी मिस रोमी के साथ मिलकर इन क्रिमिनल्स को सजा दूंगा। मैं भी आप दोनों से कम नहीं हूं। मैंने मुस्कुरा कर इसका गाल सहलाया और बोला, जरूर,
हमें मालूम है कि तुम एक बहादुर लड़के हो। इसका नज़ारा हम पहले यहाँ देख चुके हैं। मेरी बात पर मार्गरेट मुस्कुरा दी, जबकि जॉनी झींपे हुए अंदाज में हंस दिया। रॉडी के बारे में मार्गरेट मुझे पहले ही बता चुकी थी। अब रॉडी को घेरने का काम आसान हो गया था, लेकिन रॉडी यहाँ मौजूद नहीं था। मार्गरेट के बताने पर मालूम हुआ कि वो अपने एक दूसरे कार्टेज में चला गया है, इसलिए अब उसे पकड़ने के लिए हमें वहां जाना था। मैं मार्गरेट और जॉनी के साथ गाड़ी में बैठ गया और कार्टेज की तरफ रवाना हो गए। कार्टेज के सामने पहुंचकर हमने गाड़ी रोक दी। मैंने एक बार फिर रेडीमेड मेकअप कर लिया था। यहाँ पहुंचकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कार से उतरकर हम कार्टेज के अहाते वाले पार्टी की जानिब बढ़ने लगे। जॉनी हमारे अक्कम में था। इर्द गिर्द सन्नाटा छाया हुआ था। दरवाजे पर पहुंचकर मार्गरेट ने कहते हुए काल बेल पर अपनी उंगली रख दी। वो अंदर ही है शायद। दूसरी बार बेल बजाने पर दरवाजा खुला। सामने से लड़खड़ाती सी अजीबुल खलकत मुनहनी शैब बरामद हुई। पाइप हस्बे साबिक उसके होंठों में दबा हुआ था। उसने मार्गरेट पर पहली निगाह डाली और मुस्कुरा दिया। मुझे जाने क्यों उसकी मुस्कुराहट कमीनी सी लगी। मुझे यकीन था तुम यहां जरूर आओगी, मगर तुम्हारे साथ कौन है? उसने मेरी जानिब इशारा करते हुए इस्तफसार किया। ये मिस्टर जॉन है। मार्गरेट ने मेरी हदायत के मुताबिक मेरा नकली नाम बताया। सब कुछ वही ड्रामा था जो मैं पहले मार्गरेट से भी खेल चुका था। मगर इसे क्यों अपने साथ लाई हो? रॉडी उलझ-सा गया और अपनी चुंदी चुंदी आंखों से मेरा जायजा लेता रहा। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे रॉडी? हम बैठकर बात कर सकते हैं, मार्गरेट ने कहा। ओह कम ऑन, रॉडी बोला और हमें अंदर आने के लिए रास्ता दिया, लेकिन जॉनी से बोला अंदर कोई शरारत नहीं करनी, समझ गए? जॉनी ने होले से अपने सर को इस बात में जुम्बिश दी थी। हम अंदर आ गए। इसने हमें निशिस्त गाह में बिठा दिया। हाँ, पहले इन साहब का तफसीली तारुफ करवाओ। रॉडी ने एक सोफा संभालते ही हमें भी बैठने का इशारा करते हुए मार्गरेट से कहा। इसका इशारा मेरी जानिब ही था। ये जॉन है, चार्ल्स के आर्गन डोनर बैंक के एक इदारे ही से इनका ताल्लुक है। मार्गरेट मेरे बारे में उसे वही कुछ बताने लगी जिसकी मैंने उसे हदायत कर रखी थी, लेकिन मेरे पास इसका क्या काम? रॉडी मुझे घास डालने के मूड में नहीं लग रहा था। मार्गरेट को अपने दरवाजे पर देखकर उसकी खुशी एक अजनबी को साथ देकर हवा हो गई थी। मैं बहरहाल मार्गरेट ही को मौका दिए हुए था कि वो इससे बात करती रही। ताहम मैंने देखा कि अब रॉडी का लहजा मार्गरेट के साथ रूखा हो गया था। मैंने बताया ना कि आर्गन डॉनर बैंक के एक इदारे से इनका ताल्लुक है और इन पर कुछ जिम्मेदारियां आए थे। चूंकि ये मार्गरेट की बात अधूरी रखी, रॉडी ने दरमियान से उसकी बात उचक ली। मैं तो समझा था कि तुम सिर्फ मुझसे मिलने आई हो, लेकिन ये मिस्टर जॉन। वो एक जरा रुका, फिर उसी रुखाई से अपना खुबानी जैसा सर नफी में हिलाते हुए बोला, नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। ये कहकर वो पाइप से कश लगाने लगा। मार्गरेट ने एक निगाह मुझ पर डाली, फिर उससे बोली, ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई? अब मैं तो इसे इत्तिफाक ही कहूंगी कि जब मैं और जॉनी यहाँ आने का प्रोग्राम बना रहे थे तो ये साहब भी इसी वक्त मिले। मैं खुद पहली बार इनसे मिल रही हूँ। मार्गरेट की ये चालाकी काम कर गई। रॉडी उसकी बात सुनने पर मजबूर हो गया और मेरी तरफ देखकर सर्द लहजे में बोला, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है मिस्टर, जो पूछना है पूछो और चलते फिरते नजर आओ। मुझे उसके बोलने का अंदाज इंतहाई बुरा लगा, मगर मसलहतन जब्त से काम लेकर खुश खल्की से बोला, थैंक यू मिस्टर रॉडी, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारा इदारा मिस्टर चार्ल्स को लीवर के ट्रांसप्लांटेशन के सिलसिले में मदद करने का फैसला कर चुका था और इसके लिए सारी कागजी कार्रवाई तैयार थी। हमारी उन मुतलका अस्पताल की मेडिकल टीम इस प्रोसेस को फाइनल कर चुकी थी, लेकिन अब अचानक इनके इंतकाल की खबर ने हमें मजबूर किया है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। मैंने अपनी बात खत्म करके इसके खुबानी जैसे सर वाले छछूंदरी चेहरे को भांपती नजरों से देखा, मगर चेहरा उस कम वक्त का इस कदर मुनहनी था कि तासरात को मैं भांप नहीं सका। अलबत्ता इसका लम्हा भर के लिए चुप कर जाना मुझे खटका जरूर। फिर यकदम वो रुखाई से बोला, तो फिर शौक से कीजिए इंक्वायरी, मेरा भला इसमें क्या काम है? इसलिए कि आपकी अपने दोस्त चार्ल्स के मुतलका अस्पताल में एडमिशन से लेकर इनके मेडिकल एंड बैक सपोर्ट और मददगार के तौर पर सरपरस्ती तक के कागजात में आप ही के दस्तखत शामिल हैं। ये बात मैं मार्गरेट से पूछ चुका था। इस पर रॉडी ने मार्गरेट को अपनी चुंदी चुंदी आंखों से कुछ इस तरह घूर कर देखा जैसे कह रहा हो कि यह बात उसे बताने की भला क्या जरूरत थी। चार्ल्स की तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। अब वो इलाज से पहले ही मर गया तो इसमें इंक्वायरी की क्या जरूरत पेश आ गई? रॉडी ने पैंतरा बदला, यह गलत है। डेली मेडिकल शीट में इनकी तबीयत का ग्राफ मामूल पर था। हमें शुबा है कि इनके अस्पताल में कत्ल हुआ है। मैंने असल पत्ता फेंका।
हस्ब तवक्का रॉडी के चेहरे पर परेशानी के तासरात उभरे। अपने ताई उसे फांस रहा था। मैंने एक और चोट की। अस्पताल में छापे के बाद इस आलमी रैकेट के कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्त में लिया गया है जिन्होंने ये उगला है कि इन खूनी सौदागरों के साथ कुछ मकामी लोगों का भी आपस में गठजोड़ था। तो क्या आप समझते हैं कि मैं भी इनके साथ मिला हुआ हूं? रॉडी ने चुभती हुई नजरों से मेरी जानिब देखकर कहा। मैंने आपका नाम तो नहीं लिया, तो फिर आप यहां आकर मुझसे ये बातें करने का मकसद बताएं। उसने मुझे घूरा। यही बताने आया था कि तुम्हें भी मशकूक अफराद की तरह इस तफ्तीश में आना पड़ेगा। तुम खुद को इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रखो। मैंने आखिरी कील ठोंकी तो वो भी हत्थे से उखड़ गया। गेट आउट, वो एकदम चीखा। आप प्लीज मिस्टर जॉन, प्लीज आप चले जाएं यहां से। मेरी हदायत के ऐन मुताबिक मार्गरेट ने मुझसे कहा। रॉडी उसकी जानिब उलझी हुई नजरों से तकने लगा। मैं आपकी जिद की वजह से यहां लाई थी आपको। अब आप बराए मेहरबानी चले जाएं। इस तरह मेरे और रॉडी के ताल्लुकात भी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। प्लीज। ठीक है, मुझे जो कहना था कह दिया, चलता हूं। मैं जाने के लिए पलटा। रॉडी ने हरकत की, मगर इससे पहले ही मार्गरेट ने रॉडी का रास्ता रोक लिया और उससे कुछ कहने लगी। फिर जॉनी को इशारा किया कि वो मुझे दरवाजे तक छोड़ आए। ये चाल भी कामयाब रही। दरवाजे पर कोई नहीं था और मैं वहीं से घूमकर एक दूसरे कमरे में घुस गया। जॉनी ने दानिस्ता दरवाजे को खोला और जोर से बंद किया। इसकी आवाज अंदर तक गई थी। अब मैं दूसरे कमरे की एक ऐसी खिड़की के रुख पर आ खड़ा हो गया था जहां से नशिस्त गाह के अंदर देखा और सुना जा सकता था। वहां मार्गरेट रॉडी को बहलाने की कोशिश में मसरूफ थी। जॉनी ने वहां आकर इन्हें बता दिया कि मैं जा चुका हूं। फिर उसने दूसरे कमरे में जाकर खेलने की फरमाइश कर डाली जहां वो अक्सर आकर खेला करता था। जॉनी की मां की तरह मैंने उसे भी कुछ हदायत दे रखी थी। अब मार्गरेट का असल काम शुरू होने वाला था। मैंने अधखुले पट से अंदर झांका। मार्गरेट बड़ी चालाकी से अपनी यादाओं से परेशान हाल रॉडी को बहलाने की कोशिश में मसरूफ थी। तुम इसे यहां लाना ही नहीं चाहिए था, रॉडी खफकी से बोला। ओह रॉडी डियर, मार्गरेट बोली। बताया तो है मैंने कि ये कम वक्त खुद ही मेरे गले पड़ गया था। इससे बहस करती तो मुझे भी रगेड़ डालता। अच्छा हुआ तुम उसके दबाव में नहीं आए और उसे निकाल बाहर किया। मेरी तो और बात थी ना डियर, मैं तो अब इस दुनिया में तन्हा रह गई हूं। मार्गरेट की चालाकी पर मैं खुद भी अश अश कर उठा था, मगर लग रहा था कि रॉडी इतनी आसानी से मुतमईन होने वाला नहीं। वो बोला, ये तुम्हें अचानक मैं क्यों इस कदर अच्छा लगने लगा हूं? चार्ल्स के मरने के बाद मैंने तुम्हें जो ऑफर की थी वो तो तुमने मुझ समेत बड़ी नफरत और रुखाई से ठुकरा दी थी। फिर अब ये मेहरबानी क्यों? तुम इतनी सी बात नहीं समझते, मार्गरेट लगावट से बोली। बाज तल्ख हकीकतों का एहसास इंसान को बाद ही में होता है। क्या तुम भूल गए थे कि मैं चार्ल्स की तवील बीमारी और साहिब फराशी पर किस कदर बेजार होने लगी थी? तन्हाई के नाग मुझे हर रोज टसा करते थे। तब तुमने इस आरामजादे अमरनाग से क्यों यारी काट ली थी? रॉडी ने उसे याद दिलाया। इसलिए कि वो इस अस्पताल का एक मोतबर और बाअसर शख्स था। मार्गरेट भी हार मानने वाली नहीं थी। एक वही आदमी था जो चार्ल्स के लिए कुछ कर सकता था। अब तो वो जान वासिल हो गया, रॉडी तंजिया लहजा में बोला। भाड़ में डालूं इन सबको, चार्ल्स भी नहीं रहा। मैं चाहती हूं कि अब तुम जैसे मर्द का सहारा मिल जाए तो बाकी की जिंदगी तो कम अज कम आराम और सुकून से गुजार लूं। मार्गरेट ये कहते हुए रूहान सी हो गई। उसने शायद अपनी सितारा सी आंखों में आंसू लाने की भी कोशिश चाही थी, मगर वो उमड़ नहीं सके थे। मैं जानता था कि इस वक्त वो सिर्फ मेरी हदायत ही पर रॉडी जैसे मर्द के साथ इजहार मोहब्बत कर रही थी। ऐसे में उसके अपने दिल पर क्या बीत रही होगी इसका भी मैं अंदाजा कर सकता था, मगर मजबूरी थी, इसीलिए उसे मेरे कहने पर यह कड़वा घूंट पीना पड़ रहा था। ठीक है, रॉडी बोला। चार्ल्स तो मर गया और वो अमरनाग भी, मगर डॉक्टर रमेश अग्रवाल समंदरी रास्ते से मुंबई भाग गया है। इस इंकिशाफ पर मार्गरेट ही नहीं, मैं भी चौंक पड़ा। अगरचे इस इंकिशाफ की हमें तवक्का पहले ही सी थी, लेकिन तस्दीक नहीं हुई थी और मैं इसी गर्ज से यहाँ आया था। मार्गरेट ने फौरन अपनी कैफियत पर काबू पाया और इसी तरह बेपरवाह अंदाज में बोली, एक ही बात है डियर, वो यहाँ से चला गया सो चला गया। हम दोनों तो इधर ही हैं ना, तुम्हें शायद पूरी बात बताना पड़ेगी। अचानक रॉडी ने कहा। मैं चौंक पड़ा। बिल्ली थैले से बाहर आने वाली थी। मार्गरेट को भी यकीनन झटका लगा होगा, फिर भी उसने किसी जल्दबाजी या दिलचस्पी का मुजाहिरा नहीं किया और रॉडी के गले में बाहें डालती। अगले ही लम्हे मेरा दिल उछल कर हल्के में आ लटका। मार्गरेट जैसी सेहतमंद और सरोकद खातून को अपनी मरमरी बाहें रॉडी जैसे बोने और मनहनी जिस्म के मालिक के गले में डालने के लिए बहुत ज्यादा झुकना पड़ा था। मार्गरेट का यह हथियार और हमला कारगर साबित हुआ और रॉडी को मैंने उस पर एकदम रेशा खत्मी होते पाया।
इस कदर के वाकयातन नहीं बल्कि हकीकतन चारों शान चित्त हो गया, क्योंकि मार्गरेट जैसी सेहतमंद खातून का वजन रॉडी जैसे बौने की टांगें न सहार पाई और वो गिर पड़ा। मैंने आंखें बंद कर ली, खोली तो देखा दोनों सोफे पर गिरे पड़े थे और अब चीपे चीपे अंदाज में संभाला लेने लगे। माय डार्लिंग मार्गी, काश कोई और मौका होता तो मैं तुम्हारी इस बेताबाना मोहब्बत का भरपूर जवाब देता, लेकिन तुम जानती हो ना, जब एक इंसान परेशान हो तो उसे अपना आप भी अच्छा नहीं लगता। तुम उस वक्त मेरी ऑफर और मुझे कबूल कर ली थी तो मैं आज इतनी मुसीबत में नहीं पड़ता। रोडी ने परेशानी का इजहार किया। कैसी परेशानी, कौन सी मुसीबत माय डार्लिंग? मार्गरेट ने अपनी खूबसूरत आंखों में मसनूई हैरत समोते हुए पूछा। बैठो, मैं तुम्हें पूरी बात समझाता हूं और फार कार्ड से मुझसे अब कोई धोखा नहीं करना, वरना दोनों ही मरेंगे। ये तुम कैसे डराने वाली बातें कर रहे हो आज रोडी डियर? मार्गरेट ने बड़ी मक्कारी से अपनी नशीली आंखों में खौफ समेट लिया। वो दोनों फैमिली साइज के सोफे पर साथ साथ बैठ गए। रोडी इधर उधर देखने लगा। इसे चाय चौनी की फिक्र थी कि कहीं वो आ न धमके अचानक। तुम उसकी फिक्र न करो, हस्बे साबिक कमरे में बैठा टीवी पर कार्टून देख रहा होगा। मार्गरेट ने उसकी परेशानी भाप कर तशवीश आमेज लहजे में कहा। उधर मुझे सख्त बेचैनी लगी हुई थी कि आखिर जब बोना थैली के अंदर से कौन सी बिल्ली निकालने वाला था। मार्गरेट सुनो, जब मैंने देखा कि ये मरदूद अमरनाक मुसलसल तुम्हें खिलौना बनाए तुमसे खेलने में मगन है, तुम भी मुझे सारा अहवाल देती रहती थी, तो मैं इस ड्रामे से बेजार होने लगा। अब जबकि तुमने भी हालात को समझ लिया है, देर ही से सही, तो मुझे भी यह हकीकत बताने में कोई आर नहीं होना चाहिए कि मैं जान चुका था कि अमरनाक सिर्फ तुम्हें दिल बहलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा। यूं मैं भी यही चाहता था कि चार्ल्स का किस्सा दूसरे तरीके से निमट जाए, यानी वो सेहत याब होने के बजाय इस दुनिया से रुखसत हो जाए। तो मैंने अमरनाक से खुफिया साजबाज कर ली। वो इतना बताकर जरा सांस लेने को रुका। उधर मार्गरेट सांस रोके ये सब सुन रही थी और इधर मैं दूसरे कमरे की खिड़की से लगा अपने दिल की धड़कने रोके इसके सनसनीखेज इंकशाफात सुन रहा था। मतलब के लिए ये बेहिस और संग दिल इंसान एक दूसरे की जानों से खेलने से बाज नहीं आते। एक बीमार और लाचार इंसान को अपने ताईं वक्त से पहले ही मार डालने की कोशिश करते हैं। वजह ये बताते हैं कि इसने कौन सा बचना है। क्या वो भूल चाहते हैं कि जिंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ एक ही हस्ती को है जो आसमानों पर बैठी है और कुल कायनात और जहां जो हमारी नजरों से ओझल हैं वो उनका भी खालिक है। चाहे तो कब्र से मुर्दे को भी जिंदा करके निकाल बाहर करता है, चाहे तो कब्र से मुर्दे को भी जिंदा करके बाहर निकाल दे। मगर अमरनाक एक काया और मक्कार आदमी था। जानता था कि जब तक चार्ल्स इसके अस्पताल में है उसकी हसीन और जमील बीवी इसके इख्तियार में रहेगी। मेरा एक मकसद दर है कि तुम्हें इसके चुंगल से निकालना था और इसी कदर मेरा अमरनाक से ताल्लुक था। रोडी ने नाहित बेहिसी से इंसानियत के तमाम तकाजे तोड़ते हुए गुमसुम बैठी मार्गरेट से दोबारा कहना शुरू किया। वो भी पुराना पापी था, ताड़ गया और मुझसे बोला, क्या तुम मार्गरेट को हत्याना चाहती हो? मैंने जवाब में कहा, नहीं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। एक ही बात है। रोडी अपनी संग दिली और बेहिसी की रोदात अपने मुंह से बयान करके चुप हो रहा तो मैंने देखा कि मार्गरेट का जिस्म न जाने किन जज्बात तले लर्ज रहा था। वो बोली तो मुझे उसकी आवाज और लहजा भी मुर्तअश महसूस हुआ। रोडी, तुम जानते थे कि मैंने अपना आप इस काले सुवर अमरनाक को क्यों सौंपा था? इसलिए कि मेरे नजदीक चाव की जिंदगी बचाना ज्यादा अहम था। क्या तुम्हें उससे भी अंदाजा नहीं हो सका कि मैं अपने शौहर से कितनी मोहब्बत करती थी, जो मेरे बच्चे का बाप भी था? क्या तुम मुझे हया बाख्ता औरत समझे हुए थे, एक मजबूर औरत नहीं? यानी तुम भी इस काले सुवर की तरह मुझे बम्बोड़ना चाहते थे? कहते कहते मार्गरेट का लहजा गुलगीर हो गया और साथ ही शोलों की तपश ने उसकी आवाज और अंदाज को झुलसा दिया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तो रोडी गुस्से से फटपड़ा।